बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर हल्की हल्की थपथपा रही थीं। कमरे में मध्यम रोशनी और बाहर ठंडी हवा का लम्स, सब कुछ एक अजीब सा सुकून दे रहा था। आज़ा सोफे पर बैठी चुपचाप बाहर के मंजर को देख रही थी, जैसे कुछ खो चुकी हो, शायद किसी का इंतजार कर रही हो। इसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो किसी लंबे इंतजार अटूटे ख्वाब का पता देता था। इसी लम्हे दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। अंदर वो आया, वकार। इसकी आंखों में वही शिद्दत, वही यकीन और वही खामोश दावे थे जो हमेशा आज़ा को कमज़ोर कर देते थे। वो सीधा इसके करीब आया और बगैर कुछ कहे इसके सामने बैठ गया। तुम जानती हो ना, तुम मेरे हो और हमेशा रहोगे। वकार की आवाज़ धीमी मगर इतनी पुरअसर थी कि आज़ा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने नज़रें झुका ली, जैसे वो अल्फाज सुनने की ताकत नहीं रखती। वकार, सब कुछ इतना आसान नहीं है। इसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी, जैसे आंसू रुके हुए हों। तुम जानते हो कि मेरे घर वाले। वकार ने फौरन उसकी बात काट दी। मुझे किसी की परवाह नहीं, आज़ा। न हालात की, न लोगों की, न इस फासलों की जो तुम्हारे और मेरे बीच डाल दिए गए हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आज़ा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वकार की आंखों में एक ऐसा जुनून था जो किसी हद को नहीं मानता, मगर उसके दिल के अंदर खौफ और मोहब्बत एक साथ टकरा रहे थे। वो जानती थी कि ये मोहब्बत आम नहीं, ये तो सब कुछ बना देगी या सब कुछ खत्म कर देगी। बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली की गरज सुनाई दी और उसी शोर में वकार ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। तुम चाहो या ना चाहो, आज़ा, मेरा दिल तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है और इस तहरीर को कोई मिटा नहीं सकता। आज़ा के होंठ हल्के से कांपे, आंखें नम हो गईं। दिल चाह रहा था कि वो इस पिल सब भूलकर वकार की बाहों में सिमट जाए, मगर उसके कानों में अपने वालिद के सख्त अल्फाज गूंज रहे थे। वकार हमारे लिए कोई नहीं। वकार ने इसकी खामोशी को भी जवाब समझा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरा जवाब पहले से है। तुम बस डर रही हो। इस लम्हे कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी, दो धड़कते दिल और एक ऐसा वदा जो शायद किस्मत को भी बदलने पर मजबूर कर दे। रात के 12 बज चुके थे। आज़ा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश थम चुकी थी मगर हवा में नमी और ठंडक अब भी बाकी थी। वो खामोशी से चांद को देख रही थी, जैसे इससे कोई पोशीदा बात कहना चाहती हो। दिल में वकार की आंखें, इसके अल्फाज और उसका लम्स अब भी ताज़ा थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक जगमगा उठी। वकार का मैसेज। मैंने कहा था ना, तुम मेरे हो। सो जाओ, कल तुम्हें देखने आ रहा हूं। आज़ा का दिल जोर से धड़का। वो जानती थी कि अगर वकार घर आया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, मगर इसका दिल एक जिद्दी बच्चे की तरह वकार की एक झलक देखने के लिए बेताब था। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली तो आज़ा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने अपने हुलिये पर खास तवज्जो दी, चाहकर भी खुद को रोक ना पाई। हल्की नीली शाल और सफ़ेद लिबास में वो खुद को आईने में देखकर हैरान हुई। क्या ये वही आज़ा है जो वकार से दूर रहने की कोशिश कर रही थी? 11 बजे के करीब दरवाजे की घंटी बजी। दिल के साथ साथ हाथ भी कांपने लगे। मुलाजिम ने आकर बताया कि वकार साहिब बाहर खड़े हैं। आज़ा के कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वकार अंदर आया, जैसे घर उसका ही हो। इसकी निगाह ने लम्हा भर में आज़ा को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया। तुम जानती हो, आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, उसने धीरे से कहा और आज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। चाय का कप हाथ में पकड़े आज़ा ने कहा, वकार, ये सब खतरनाक है। अगर अबू ने देख लिया तो?
वकार ने कप उसके हाथ से लेकर मेज पर रखा, फिर करीब आकर बोला, खतरा सिर्फ ये है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। बाकी दुनिया का सामना मैं कर लूंगा। आज़ा ने नजरें झुकाईं, तुम हर बात इतनी यकीन से कैसे कह लेते हो? क्योंकि मुझे पता है तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। वकार की आवाज में इतना एतमाद था कि आज़ा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर वो कुछ बोली नहीं। इसी लम्हे बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। आज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये अबू हैं, उसने घबरा कर कहा। वकार ने इसके कान के करीब सरगोशी की, आज नहीं, कल मिलते हैं, और वो पीछे के दरवाजे से चला गया। आज़ा के दिल में अजीब सा खला रह गया, जैसे एक लम्हे की मुलाकात ने सदियों की प्यास बढ़ा दी हो। वो जानती थी ये रिश्ता अब बस जज्बात नहीं, किस्मत का खेल बन चुका है। शाम ढल रही थी। आज़ा के वालिद रफीक साहिब सोफे पर बैठे किसी फाइल में गुम थे, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम ने आकर बताया कि कोई नौजवान अब से मिलने आया है। कौन है? रफीक साहिब ने भनवें सुकेड़ते हुए पूछा। वकार नाम है, साहिब। आज़ा के दिल की धड़कन एक पिल को रुक गई। वो किचन में पानी का गिलास पकड़े खड़ी थी और उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से खिड़की के पर्दे के पीछे से झांका, यहाँ वो वकार ही था। साफ सुथरा लिबास, चेहरे पर संजीदगी, मगर आंखों में वही शिद्दत। रफीक साहिब के इशारे पर वकार अंदर आया। दोनों आमने सामने बैठे। फिजा में एक अनजाना सा तनाव फैल गया था। जी, अब किस सिलसिले में आए हैं? रफीक साहिब ने सख्त लहजे में कहा। वकार ने सीधा जवाब दिया, मैं आपकी बेटी आज़ा से शादी का इरादा रखता हूं। ये सुनकर रफीक साहिब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम जानते हो तुम किस से बात कर रहे हो? हमारी बरादरी, हमारा खानदान, हम ऐसे ताल्लुकात को नहीं मानते। वकार ने मजबूत लहजे में कहा, मोहब्बत बरादरी या खानदान नहीं देखती, सर। मैं आज़ा से दिल से चाहता हूं और उसका हाथ मांगने आया हूं, छुपाने नहीं। रफीक साहिब ने कुर्सी से हल्का सा झक कर कहा, देखो, तुम अपनी हद में रहो। आज़ा की जिंदगी के फैसले में करूंगा, तुम नहीं। आज़ा कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। हर लफ्ज उसके दिल में हथौड़ी की तरह लग रहा था। वो वकार की हिम्मत पर फख्र भी महसूस कर रही थी और अपने वालिद के गुस्से से खौफजदा भी थी। वकार ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा, सर, क्योंकि मैं आज़ा को खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रफीक साहिब ने सख्त लहजे में कहा, मेरी बेटी अब तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। वकार ने खामोशी से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, मगर जाते जाते आज़ा की तरफ एक नज़र डालना ना भूला, एक ऐसी नज़र जिसमें वदा, शिद्दत और बगावत सब कुछ छुपा था। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर इस लम्हे आज़ा के दिल में फैसला जन्म ले चुका था। या तो वो अपने वालिद की मर्जी के आगे सर झुका देगी, या फिर वकार के साथ सब कुछ दांव पर लगा देगी। घर में खामोशी थी, मगर वो खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा महसूस हो रही थी। आज़ा रात के खाने के बाद अपने कमरे में आई तो उम्मी ने बस इतना कहा, अबू तुमसे बात करना चाहते हैं। उनके लहजे में सर्दपन था जो आज़ा के दिल को कांटों की तरह चुभ गया। डर और बेचैनी के साथ वो लाउंज में आए। रफीक साहिब सोफे पर बैठे थे, आंखों में सख्ती और चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। ये सब किया है, आज़ा? उनकी आवाज गरजदार थी। आज़ा ने नजरें झुकाते हुए कहा, अबू, आप किस बारे में? झूठ मत बोलना। रफीक साहिब ने हाथ की हथेली से मेज पर जोर से ज़रब मारी। शाम तुम्हें वकार के साथ देखा गया है, और ये पहला मौका नहीं है। आज़ा का हल्क खुश्क हो गया। उसने दिल मजबूत करते हुए कहा, जी, मैं वकार से मिली थी, क्योंकि मैं इसे चाहती हूं।
ये अल्फाज सुनकर रफीक साहिब का रंग मजीद सुर्ख हो गया। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? इसके खानदान की क्या हैसियत है? और तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा रिश्ता मैं जहां चाहूंगा वहां करूंगा, ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं होगा। आज़ा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो खामोश न रही। अबू, वकार बुरा नहीं है, वो मुझे चाहता है। वो मेरे साथ खुशी से जिंदगी गुजार सकता है। बस, रफीक साहिब ने चीख कर कहा। आज के बाद इस लड़के से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, और अगर तुमने दोबारा इससे बात भी की तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। आज़ा तड़प उठी, मगर जवाब ना दे सकी। वो अपने कमरे की तरफ दौड़ गई, दरवाजा बंद किया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोबाइल उठाकर वकार को कॉल की। वकार, अबू को सब पता चल गया है। वकार ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था, ये आसान नहीं होगा। लेकिन आज़ा, हम हारेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आज़ा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वकार, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वकार की आवाज में जुनून था। मैं डरने वालों में से नहीं, खास तौर पर तुम्हारे लिए। फोन बंद हुआ, मगर दोनों के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उनका साथ किस्मत जीतने देगी? सब कुछ एक लम्हे में छन जाएगा। रात के 11 बजे थे। आज़ा अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर सड़क को देख रही थी। दिल में खौफ और बेचैनी का तूफान था। अबू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और घर में माहौल इतना सख्त हो चुका था कि आज़ा के लिए सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। वकार का मैसेज था, कल रात तैयार रहना, मैं तुम्हें ले जाने आ रहा हूं। आज़ा का दिल जोर से धड़का। ये वो लम्हा था जिसका वो ख्वाब देखती आई थी, मगर साथ ही उसे इसके अंजाम का भी खौफ था। क्या वो वाकई सब कुछ छोड़कर जा पाएगी? अगली रात, सब सोने के बाद, आज़ा ने आहिस्तगी से अपना बैग उठाया। इसमें बस चंद कपड़े और वो खत था जो उसने उम्मी के लिए लिखा था। उम्मी, मुझे मुआफ कर दीजिएगा। मैं अपने दिल की सुनने जा रही हूं। दुआ कीजिएगा कि मैं खुश रहूं। नीचे गली में एक सिया कार खड़ी थी। वकार स्टीयरिंग पर बैठा था। जैसे ही आज़ा करीब आई, उसने दरवाजा खोल दिया। चिल्लू, वक्त कम है, इसने जल्दी से कहा। गाड़ी तेज रफ्तारी से शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। दोनों खामोश थे, बस एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे हुए। अचानक पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आई। वकार ने आईने में देखा, फिर आज़ा की तरफ। किसी ने खबर दे दी है, शायद तुम्हारे घर वाले। वकार ने गाड़ी का रुख एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दिया। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और दूर अंधेरा। वकार, हम कहाँ जा रहे हैं? आज़ा ने घबरा कर पूछा। वहां जहां कोई हमें ढूंढ ना सके। इसकी आवाज में एक अजीब सा अज़्म था। चंद मील बाद गाड़ी रुक गई। वकार ने कहा, यहां से हमें पैदल जाना होगा। वो दोनों अंधेरे में चलने लगे। आज़ा का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर वो जानती थी कि ये सफर वापसी का नहीं। रात के अंधेरे में, खिले आसमान के नीचे, वकार ने आज़ा को अपनी तरफ खींचा। देखो, ये आसान नहीं होगा। हमें सब कुछ खुद बनाना होगा। मगर तुम वादा करो, मेरे साथ रहोगी। आज़ा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर हिला दिया। मैं वादा करती हूं। वकार ने इसके माथे पर बोसा दिया, और दोनों एक नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ गए। पीछे छूट गई एक दुनिया, और आगे शुरू होने वाली थी एक नई कहानी, जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं था। सुबह की हल्की हल्की धूप एक छोटे से किराए के कमरे में दाखिल हो रही थी। ये वही कमरा था जहां वकार और आज़ा ने रात गुजारी थी। रात का सफर तवील और थका देने वाला था,
मगर दोनों के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो एक साथ थे। आज़ा नींद से जागी तो देखा वकार खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। इसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमायां थीं। क्या सोच रहे हो? आज़ा ने आहिस्तगी से पूछा। वकार ने पलटकर मुस्कुराहट देने की कोशिश की। सोच रहा हूं कि अब आगे का रास्ता कैसे बनाना है। पैसे कम हैं और जगह महफूज होनी चाहिए। आज़ा करीब आकर बोली, वकार, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालात जैसे भी हों, हम संभाल लेंगे। वकार ने इसका हाथ थाम लिया। तुमने वाकई सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। मैं वादा करता हूं, कभी तुम्हें पछताने नहीं दूंगा। दोपहर को वकार काम ढूंढने निकल गया। शाम को वो लूटा तो थका हुआ मगर आंखों में उम्मीद थी। एक दोस्त के जरिए वर्कशॉप पर काम मिल सकता है। तनख्वाह ज्यादा नहीं, मगर शुरुआत के लिए काफी है। आज़ा खुशी से मुस्कुराई। यही तो चाहिए वकार। हम थोड़े में भी खुश रह सकते हैं। मगर ये सुकून ज्यादा देर ना रहा। तीसरे दिन ही मोहल्ले के एक शख्स ने वकार को पहचान लिया। शाम को कमरे के दरवाजे पर एक लिफाफा फेंका गया। इसमें एक खत था। तुम जहां भी छिपो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। आज़ा को वापस करो। आज़ा ने खत पढ़ते ही खौफजदा होकर वकार की तरफ देखा। ये अबू हैं या कोई और? वकार ने खत को फाड़कर फेंक दिया। जो भी है, हम डर कर नहीं रहेंगे। लेकिन इस रात आज़ा ने पहली बार वकार के कंधे पर सर रखकर सोचा, क्या वो वाकई दुनिया से इतनी देर तक छप सकते हैं? किस्मत एक बार फिर उन्हें परखने वाली। रात का सन्नाटा शहर के इस सुनसान इलाके को मजीद खौफनाक बना रहा था। गलियों के किनारे पुरानी और बोसीदा इमारतें खामोश खड़ी थीं, जैसे वक्त उन पर सदियों से रुका हुआ हो। वकार अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी और आज़ा बिस्तर पर बैठी थी, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। पिछले 3 दिन से वो दोनों मुसलसल दबाव में थे। चचा की धमकी और इन 2 अजनबियों का पीछा करना, ये सब उनकी जिंदगी को एक नाकाबिले बर्दाश्त खौफ में बदल चुका था। वकार के कानों को गिल्ली के आखिर से हल्की हल्की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से जरा सा पर्दा हटाया और नीचे झांका। 2 साए धीरे धीरे इस गिल्ली में दाखिल हो रहे थे। उनके हाथों में कुछ था, शायद लाठियां या कोई और हथियार। वकार के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। आज़ा ने इसके चेहरे की रंगत देखकर सवाल किया, क्या हुआ? वकार ने जल्दी से कहा, कुछ लोग गिल्ली में हैं। शायद वही जो मेरा पीछा कर रहे थे। तुम दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं न कहूं बाहर न आना। आज़ा ने खौफजदा लहजे में कहा, वकार, प्लीज बाहर मत जाना। वो खतरनाक है। वकार ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर मैं बाहर ना निकला तो खुद अंदर आ जाएंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। उसने बैग में रखा एक पुराना लोहे का पाना निकाला और आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर रात की ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया, मगर उसके कान बस उन कदमों की आवाज सुन रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता गिल्ली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, दोनों अजनबी सामने आ गए। तो ये है वकार, एक ने तंजिया अंदाज में कहा, बहुत छप लिया। अब चल हमारे साथ। वकार ने सख्त लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा और आज़ा तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। दूसरे ने आगे बढ़कर कहा, हम जबरदस्ती भी ले जा सकते हैं। तुम हमारे रास्ते में ज्यादा देर खड़े नहीं रहोगे। वकार जानता था कि बातचीत का कोई फायदा नहीं। अगले ही लम्हे पहला शख्स उसकी तरफ लपका। वकार ने पाने को मजबूती से पकड़ा और एक वार सीधा उसके बाजू पर किया। चीख की आवाज सुनकर दूसरा आदमी भी हमला आवर हुआ। गली में शोर मच गया, धमकने की आवाज, भागते कदम
और धड़कनों का शोर एक साथ मिल गया। आज़ा कमरे के अंदर कांपते हाथों से दरवाज़ा पकड़े खड़ी थी। हर चीख और हर टकराव की आवाज़ उसके दिल को हिला रही थी। वो बार बार दुआ मांग रही थी कि वक़ार महफूज वापस आ जाए। वक़ार ने एक को धक्का देकर ज़मीन पर गिराया, मगर दूसरा इतना आसान न था। उसने वक़ार के कंधे पर घूंसा मारा। वक़ार पीछे लड़खड़ाया मगर फौरन संभल गया। पाने का एक भरपूर वार दूसरे के पहलू में लगा और वो भी नीचे गिर गया। दोनों जख्मी होकर करा रहे थे। वक़ार ने सांस बहाल करते हुए कहा, वापस जाओ और अपने आकाओं को कह दो, मैं आज़ा को कभी वापस नहीं दूंगा। इसकी आंखों में ऐसा अज़्म था कि दोनों को पीछे हटना पड़ा। वो गिरते पड़ते गिल्ली के आखिर की तरफ भाग गए। वक़ार थका हुआ मगर मुतमईन कदमों से कमरे की तरफ आया। आज़ा दरवाज़ा खोलते ही इसकी तरफ लपकी। तुम ठीक हो? उसने घबरा कर पूछा। वक़ार ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, हाँ, मगर ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो वापस आएंगे और ज़्यादा तैयारी के साथ। आज़ा ने आहिस्तगी से कहा, फिर हम यहाँ नहीं रह सकते। वक़ार ने सर झुकाकर कहा, मैं जानता हूँ। हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। रात का बाकी वक्त दोनों जागते रहे। वक़ार के ज़हन में अगला कदम सोचने की जिदोजहद थी और आज़ा के दिल में ये खूब। शहर की सुबह हमेशा शोर और हलचल से शुरू होती थी, मगर इस दिन वक़ार और आज़ा के लिए हर आवाज़ एक खतरे की घंटी की तरह लग रही थी। वक़ार रात भर जागा था। इसके ज़हन में एक ही बात घूम रही थी कि यहाँ मज़ीद एक दिन गुजारना खुदकुशी के मुतरादिफ है। आज़ा ने भी ज़्यादा नींद नहीं की थी। इसकी आंखों के नीचे सूजी हुई पलकें और खौफज़दा चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। वक़ार ने बैग में चंद ज़रूरी चीज़ें रखीं। पुराना शनाख्ती कार्ड, कुछ नकद रकम और वो लोहे का पाना जो पिछली रात उसके काम आया था। आज़ा खामोशी से कपड़े बदल रही थी, मगर उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो हर लम्हा किसी के अंदर आने से खौफज़दा हो। वक़ार ने आहिस्ता से कहा, हमें स्टेशन तक पैदल जाना होगा। रिक्शा लेने का मतलब है सबकी नज़रों में आना। आज़ा ने सर हिला दिया, मगर उसके कदम भारी थे। गलियों में चलते हुए वक़ार की नज़रें मुसलसल इर्द-गिर्द घूम रही थीं। पुरानी इमारतों के साए, दीवारों पर लिखे गए मध्यम नारे और दूर से आती मोटरसाइकिल की आवाज़, हर चीज़ शक की नज़र से देखी जा रही थी। आज़ा के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। वो वक़ार का बाजू मजबूती से पकड़े चल रही थी। स्टेशन के करीब पहुंचते ही वक़ार के कदम रुक गए। प्लेटफॉर्म के किनारे एक लंबा शख्स खड़ा था। इसका चेहरा आधा रुमाल से ढका हुआ था, मगर आंखें पहचानी हुई लग रही थीं। वक़ार के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो जानता था ये वही शख्स है जिसने पिछली बार गिली में इस पर वार किया था। इसके आसपास दो और लोग भी थे, जैसे किसी इशारे के मुंतज़िर हों। वक़ार ने फैसला किया कि सीधा प्लेटफॉर्म पर जाना खतरनाक होगा। उसने आज़ा को दूसरी तरफ ले जाने का बहाना किया। दोनों स्टेशन के पिछले हिस्से से गुजरने लगे, जहां गंदगी और पुराने सामान के ढेर लगे थे। अचानक एक भारी आवाज़ पीछे से आई, कहाँ जा रहे हो वक़ार? वक़ार ने मुड़कर देखा। वही लंबा शख्स दो साथियों के साथ उनके पीछे था। वक्त ज़ाये करने का मौका नहीं था। वक़ार ने आज़ा का हाथ पकड़ा और भागने लगा। स्टेशन का पिछला रास्ता एक तंग गिल्ली में निकलता था, मगर वहां कचरा और लकड़ी के टूटे बोर्ड रास्ता रोके हुए थे। पीछे से भागते कदम करीब आते जा रहे थे। वक़ार ने लकड़ी के एक ढेर को धक्का दिया और आज़ा को आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। सांस फूल रही थी, मगर रुकने का वक्त नहीं था। कई गलियां पार करने के बाद वो एक सुनसान मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक बोसीदा मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। वक़ार ने आज़ा को अंदर धकेल दिया और खुद भी दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा और बोसीदा फर्नीचर था, मगर फ़ी अलहाल ये एक पनागा लग रही थी।
वकार ने खिड़की से बाहर झांका। पीछा करने वाले गिल्ली के नुक्कड़ पर खड़े उधर उधर देख रहे थे। आज़ा ने धीमी आवाज में कहा, ये कब खत्म होगा वकार? हम कब तक भागते रहेंगे? वकार ने जवाब देने के बजाय इसका हाथ थाम लिया। ये खत्म होगा जब हम उनका खेल समझ लेंगे। अभी हमें बस एक महफूज जगह चाहिए। कुछ देर बाद वो मकान के पिछले हिस्से से निकलकर एक पुरानी वर्कशॉप तक पहुंच गए। ये जगह वकार के एक पुराने जानने वाले की थी, जो शहर के कोने में टूटे फूटे ट्रक ठीक करता था। उसने वकार को पहचानते ही अंदर ले लिया और कहा, तुम यहां कुछ देर के लिए रुक सकते हो, मगर ज्यादा देर नहीं। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ लोग नहीं, उनके पीछे कोई बहुत ताकतवर है। ये अल्फाज वकार के ज़हन में गूंजने लगे। वो जानता था कि कोई आम शख्स इतनी जिद और वसाइल से पीछा नहीं करता। वो जानता था कि कोई आम शख्स इतनी जिद और वसाइल से पीछा नहीं करता। इसे आज़ा के वालिद का शक था, मगर उसके पीछे कोई और भी हो सकता था, कोई ऐसा जो वकार की जिंदगी के पुराने राज जानता हो। शाम ढलने लगी तो वकार ने फैसला किया कि वो रात को शहर से निकलेगा। उसने वर्कशॉप के मालिक से एक पुराना ट्रक मांगा, जो आधी रात को माल लेकर शहर से बाहर जाता था। ये उनका वाहिद मौका था। रात को जब ट्रक रवाना हुआ तो वकार और आज़ा पीछे के खाली हिस्से में छप गए। ट्रक का हिलना, सड़क का शोर और दूर से आती कुत्तों की आवाज, ये सब एक अजीब सा खौफ और उम्मीद पैदा कर रहे थे। मगर चंद मील के बाद एक मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे आकर चलने लगी। वकार ने पर्दा हटाकर देखा, वही लंबा शख्स और उसके साथ दो और मोटरसाइकिलें। दिल एकदम डूब गया। उन्होंने ताक़ुब नहीं छोड़ा था। ट्रक के ड्राइवर ने खतरा देखकर रफ्तार बढ़ाई, मगर मोटरसाइकिल वाले करीब आते जा रहे थे। एक ने ट्रक के पिछले हिस्से पर पत्थर फेंका, जो धमाके से लगा। आज़ा की चीख निकल गई। वकार ने उसे खामोश कराया। ड्राइवर ने एक तंग सड़क पर मुड़कर उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर सामने एक जगह रुकावटें लगी हुई थीं। मोटरसाइकिल वाले करीब पहुंच गए। वकार के पास वक्त कम था। वो ट्रक से छलांग लगाकर नीचे उतरा, आज़ा को साथ खींचा और दोनों करीबी खेतों की तरफ भागने लगे। रात का अंधेरा उनका वाहिद सहारा था, मगर पीछा करने वाले जमीन पर भागते उनके करीब आ रहे थे। वकार ने एक छोटे से नाले के किनारे पहुंचकर आज़ा को कहा, छलांग लगाओ, पानी में जाकर नीचे लेट जाओ। आज़ा ने बगैर सवाल किए ऐसा ही किया। दोनों की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और पीछा करने वाले की आहट उनके सरों के ऊपर से गुजर गई। कुछ मिनट बाद जब सब खामोश हो गया, वकार ने आज़ा को नाले से निकाला। दोनों गीले, कांपते हुए मगर जिंदा थे। वकार ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद बादलों में छुपा हुआ था। वो जानता था कि ये सफर अभी बहुत लंबा है, मगर एक बात पक्की थी, वो अब सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो उन सब को खत्म करने की तैयारी भी शुरू करेगा। इस रात खेतों के बीच एक पुराने आम के दरख्त के नीचे बैठे वकार ने आज़ा से कहा, कल सुबह से हम शिकार नहीं, शिकारी होंगे। आज़ा ने इसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज में खौफ से ज्यादा यकीन महसूस किया। रात का अंधेरा खेतों पर अब भी छाया हुआ था, मगर मशरिक की तरफ हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में नमी और घास की खुशबू थी, मगर वकार के लिए ये सब बेमानी था। इसके दिमाग में हर कदम का मंसूबा था, कहाँ जाना है, किस से मलना है और सबसे बढ़कर किस पर वार करना है। आज़ा उसके साथ चल रही थी, मगर उसके चेहरे पर मुसलसल सवाल थे, जिनके जवाब अभी वकार देने को तैयार नहीं था। सुबह के वक्त वो एक छोटे कस्बे में दाखिल हुए। ये जगह शहर से काफी दूर थी। पुराने तर्ज के मकान, चाय के खोखे और धूल उड़ाती सड़कें। वकार ने एक सुनसान गली में मोड़कर एक पुराने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक खांसते हुए बूढ़े की आवाज आई, कौन है? वकार ने आहिस्ता कहा,
वक्त बदल गया मगर वदा वही है। दरवाजा खुला तो एक झुर्रियों भरा चेहरा सामने आया। बूढ़े ने वकार को गौर से देखा और फिर अंदर बुला लिया। कमरे में पुराने नक्शे, बंदूक के पुर्जे और दीवार पर चंद धुंधली तस्वीरें लटकी थीं। बूढ़े का नाम हाजी अनवर था, वकार का पुराना वाकिफ, जो एक वक्त में सरहद के इस पार माल ले जाने का काम करता था। हाजी अनवर ने वकार की आंखों में थकन और गुस्सा देखा और कहा, यह सब तभी खत्म होगा जब तुम सीधा वार करोगे, मगर तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कौन है। वकार ने बताया कि किस तरह शहर में वो लंबा शख्स और उसके साथी हर जगह उनका पीछा कर रहे हैं और कैसे हर बार वो वक्त पर बच निकले। हाजी अनवर ने सुनकर लंबी सांस ली। ये लोग सिर्फ किराए के गुंडे नहीं, उनके पीछे एक गिरोह है जिसे तुमने शायद नाराज किया है। वे किसी और ने तुम्हारे जरिए से। इसी दौरान आज़ा खामोशी से बैठी रही, मगर उसके दिल में खदशा था कि कहीं ये सब इसके माजी की वजह से ना हो। उसने सोचा, मगर कहा कुछ नहीं। हाजी अनवर ने वकार को एक पुराना बैग दिया जिसमें कुछ रकम, एक छोटा रिवाल्वर और एक कागज था। इस कागज पर एक पता लिखा था, शहर के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री का। हाजी ने कहा, यही उनका ठिकाना है, मगर सीधा वहां मत जाना। पहले मालूमात जमा करो, वरना वहां से जिंदा वापस नहीं आओगे। दोपहर तक वकार और आज़ा कस्बे में एक छोटे ढाबे पर रुके। वो लोग आम गाहक बनकर बैठे थे, मगर वकार के कान हर तरफ की बातें सुन रहे थे। अचानक एक मेज पर बैठे दो आदमियों की गुफ्तगू ने उसकी तवज्जो खींच ली। एक बोला, कल रात माल शहर से बाहर निकल गया, मगर ऊपर वाले खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो लड़का और लड़की किसी भी कीमत पर हाथ लगें। दूसरा हंसकर बोला, इस बार बच नहीं पाएंगे। वकार का दिल धड़कने लगा। ये लोग शायद इसी गिरोह के थे, मगर फी अलहाल वो सीधा नहीं बढ़ सकता था। उसने आज़ा को इशारा किया कि खामोशी से बाहर निकले। दोनों ढाबे से निकलकर एक सुनसान गली में पहुंचे, मगर जैसे ही वो मुड़ने लगे, पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे सुनो। वकार ने पलट कर देखा, वही दो आदमी ढाबे वाले उनके पीछे आ रहे थे। ये मौका हाथ से निकलने वाला नहीं था। वकार ने एक तेज कदम में आज़ा को एक पुरानी इमारत के अंदर खींच लिया और दोनों अंधेरे में छप गए। वो लोग गली के कोने पर आकर कुछ देर खड़े रहे, फिर वापस चले गए। वकार जानता था कि वक्त ज़ाय किए बगैर अगला कदम उठाना होगा। शाम होते ही वो हाजी अनवर के बैग में मौजूद पते की तरफ निकले। फैक्ट्री की इमारत सुनसान इलाके में थी, दीवारें टूटी हुई, मगर अंदर कहीं कहीं रोशनी झलक रही थी। वकार और आज़ा झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे। अंदर वही लंबा शख्स कुछ आदमियों से बात कर रहा था। वकार और आज़ा झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे। अंदर वही लंबा शख्स कुछ आदमियों से बात कर रहा था। वकार ने सुना, कल रात तक उन्हें यहां ले आओ, ऊपर वाले इंतजार में हैं। वकार के ज़हन में एक नया मंसूबा बन रहा था। वो सिर्फ बचने के बजाय अब दुश्मन के मरकज में घुसकर सच जानना चाहता था। उसने आज़ा से कहा, कल रात हम यहां वापस आएंगे, मगर शिकारी बनकर। आज़ा ने इसकी आंखों में देखा। इस बार वो सिर्फ खौफजदा नहीं थी, इसकी आंखों में भी वही अज़्म झलक रहा था। दोनों जानते थे कि ये खेल अब अंजाम के करीब है, मगर अंजाम कैसा होगा ये कोई नहीं जानता था। में वो पुरानी फैक्ट्री किसी सोए हुए देव की तरह खड़ी थी, मगर उसके अंदर जिंदगी थी, वो जिंदगी जो मक्कारी, खौफ और ताकत की बदबू से भरी हुई थी। वकार और आज़ा फैक्ट्री के अकब में झाड़ियों के पीछे बैठे थे, हाथों में छोटा सा हथियार और दिमाग में एक वाज़े मंसूबा। वकार ने घड़ी देखी, आधी रात होने में 10 मिनट बाकी थे। ये वक्त है जब पहरा कमजोर होता है। इसने आज़ा से सरगोशी की। वो दोनों खामोशी से दीवार के साथ साथ चलते हुए एक टूटी खिड़की के करीब पहुंचे। अंदर से बातों की आवाजें आ रही थीं।
उन्होंने आहिस्ता से झांका। अंदर वही लंबा शख्स अपने चंद साथियों के साथ मेज के गिर्द बैठा था। सामने एक निकाब पोश शख्स खड़ा था जिसकी आवाज गहरी और पुरसर थी। तुम लोग बार बार नाकाम हो रहे हो, वो बोला। अब ये खेल खत्म होना चाहिए। वकार का दिल जोर से धड़का। इस आवाज में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे माजी का कोई जख्म बोल रहा हो। वो और आजा खिड़की के किनारे पर दबक कर सुनते रहे। निकाब पोश ने मजीद कहा, मैंने तुम्हें पैसा दिया, हथियार दिए, मगर तुम दोनों को अब तक क्यों नहीं लाया? लंबा शख्स बोला, सर, वो लड़का बहुत चालाक है, हर बार बच निकलता है। निकाब पोश के लहजे में गुस्सा आ गया। फिर कल सुबह से पहले तुम दोनों को मेरे सामने होना चाहिए, वरना। सी लम्हे वकार ने फैसला किया, अब सुनना काफी था। वो खिड़की से अंदर कूद गया। रिवॉल्वर सीधा लंबे शख्स की तरफ था। वरना किया। वकार की आवाज कमरे में गूंजी। सब चौंक कर खड़े हो गए। आजा भी पीछे से आ गई, मगर उसके हाथ खाली थे, आंखों में हिम्मत थी। निकाब पोश ने आहिस्ता से अपना चेहरा खोला। आजा के लबों से एक दबी हुई चीख निकली। ये तुम? वो शख्स और कोई नहीं, बल्कि आजा का सौतेला भाई हमजा था, वही जो बरसों पहले खानदान से अलग हो गया था। उसकी आंखों में नफरत और हसद का जहर था। तुम दोनों ने मुझसे सब छीना, इज्जत, विरासत, नाम। आज तुमसे सब वापस लूंगा। वकार ने हथियार तान कर कहा, यह सब खत्म हो चुका, हमजा। तुम जो खेल खेल रहे हो, वो तुम्हें भी ले डूबेगा। हमजा ने तंजिया हंसी हंसी, खत्म नहीं, वकार, ये तो शुरुआत है। इसी दौरान लंबे शख्स ने अचानक छपकर वकार पर हमला किया। हथियार गिर गया और कमरे में धक्कम पेल शुरू हो गई। आजा ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लंबे शख्स को पीछे हटाया, मगर वो ताकतवर था। वकार ने मुक्के और लातों से लड़ते हुए इसे जमीन पर गिरा दिया। हमजा ने मौका देखकर एक छुरी निकाली और आजा की तरफ बढ़ा, मगर आजा ने फौरन रिवॉल्वर उठा लिया जो फर्श पर गिरा था। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस फैसला था। एक कदम और बढ़ाया, तो ये आखिरी होगा, इसने कहा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। हाजी अनवर ने अपना वदा निभाया था, उसने छपकर पुलिस को इत्तला दे दी थी। चंद ही लम्हों में फैक्ट्री पुलिस के घेरे में थी। हमजा और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। लंबा शख्स जख्मी हालत में जमीन पर बैठा था। वकार ने आजा का हाथ थामा और दोनों बाहर निकल आए। बाहर का आसमान अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहा था। पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। वकार ने कहा, यह खत्म हो गया। आजा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। वो दोनों धूल भरी सड़क पर चलते गए। पीछे फैक्ट्री, शोर और माजी का बोझ सब रह गया। आगे सिर्फ रास्ता था और उम्मीद।